जी। मैं प्रोफेसर राजीव गुप्ता साहब, आपका स्वागत है। मैं पहली बार आप मेरे उसमें आप पहले तो आए, लेकिन नमस्कार बहुत नमस्कार बहुत आनंद धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, आप राजस्थान बैठे हैं, लेकिन थोड़ी हम लोग राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की बातें कर रहे हैं। पहले बहुत दिनों बाद, पिछले 7-8 साल से सिलसिला ये था कि सारे नेता भाजपा में जा रहे थे। एक तो वहां की वॉशिंग मशीन बहुत काम काम करती थी, बहुत इफेक्टिव काम करती थी, सारे गंदे कपड़े अपने सब सफेद हो जाते थे, तो एक तो वो था। अभी कांग्रेस के पास कोई वॉशिंग मशीन तो लगी नहीं है, लेकिन एकदम से ये देखा है कि लोग इस समय कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। खास करके मध्य प्रदेश में आपने देखा, कैलाश जोशी के लड़के, सिंधिया जी के क्लोज, एकदम से एक धारा बही है जो है। ये लोग लास्ट मोमेंट में कितना प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये बात राजस्थान में भी होगी। राजस्थान में भी लास्ट मिनट कुछ इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, जो लास्ट मिनट स्विच ओवर होता है, उसके बनस्पत इस बार कांग्रेस ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड है? जैसे कर्नाटका में उसके सारे कैंडिडेट उसने अपने नाम अनाउंस कर दिए थे, बीजेपी लास्ट नॉमिनेशन के दिन तक अपनी लिस्ट फाइनल कर रही थी। उसी तरह की तैयारी इस बार मध्य प्रदेश में भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ज्यादा प्रिपेयर्ड है। मुझे राजस्थान का नहीं मालूम, वो आप बताएंगे। तो क्या इस बार आपको लग रहा है कि चुनावी मैदान में कांग्रेस इज मोर वेल प्रिपेयर्ड? आनंद जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने इस पूरे के पूरे डिस्कोर्स में मुझे शामिल किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे प्रोफेसर रवि कांत जैसे पुराने मित्रों के साथ भी सामने आने का मौका मिला है। राजस्थान और मध्य प्रदेश, देखिए, जो मुझे लग रहा है एक पिछले कुछ समय से, अब तक क्या था कि ये कहा जाता था कि राष्ट्रीय राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति ये दोनों अलग अलग हैं। राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा इस वक्त सर्वाधिक शक्तिशाली बनी हुई है, और क्षेत्रीय राजनीति के अंदर जो क्षेत्रीय समीकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हमेशा भाजपा जब जीतती थी तो वो मोदी जी के सहारे जीतती थी, लेकिन जब हारती थी तो वो कहती थी कि ये क्षेत्रीय मुद्दे हैं। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश ने भी इस समीकरण को या इस प्रकार के विचार को उल्टा किया है। अब राष्ट्रीय राजनीति में जो कुछ उथल पुथल है उसका प्रभाव हमें क्षेत्रीय राजनीति के अंदर साफ देखने को मिल रहा है। ये बहुत कुछ, जिस वक्त कर्नाटक का चुनाव था, मैं कुछ टाइम कर्नाटक में अपने बेटे के पास था और मुझे लगा कि जो भाजपा के अपने राष्ट्रीय मुद्दे सांप्रदायिकता और विभाजन मूलक हुआ करते थे, उनके स्थान पर वे राष्ट्रीय मुद्दे छा गए जो बेकारी के साथ, निर्धनता के साथ और अनेक ऐसे पक्षों के साथ जुड़े हुए थे जो विकास की बात थी। और पहली बार मुझे लगा कि कर्नाटक के अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण हो गया कि जिसने बीजेपी को बैक स्टेज पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। ये प्रभाव अब हमको राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और विभिन्न क्षेत्रों के जो चुनाव हैं, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राजनीति के जो चुनाव हैं, वो मुझे देखने को मिलता है। मुझे याद है, आपको भी शायद इस बात का पूरा था कि जो विपक्षी दलों के बीच में काफ़ी कुछ मतभेद हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के दौरान हुआ करते थे जब जयप्रकाश जी वहाँ पर थे। जयप्रकाश जी कभी साथ दे रहे थे और एक दौर विशेष में जब क्विट इंडिया मूवमेंट आया तो वो कम्युनिस्टों के से अलग होकर के अपनी बात कहने लगे। लेकिन वहाँ पर मन का जो विभाजन था वो इतना नहीं था, और इसलिए 1946 में जब रेलवे की स्ट्राइक प्रपोज हुई तो लेफ्ट की लीडरशिप के साथ में जयप्रकाश नारायण जी खड़े हो गए थे। मुझे लग रहा है कि ये इस दौर में जो विपक्षी एकता है वह विपक्षी एकता लगभग आंतरिक मतभेदों के बावजूद इसी तरह से खड़ी होगी ताकि राष्ट्रीय राजनीति में उभरते हुए इस फांसीवादी रुझान को और इस अथॉरिटेरियन रूल को कम से कम चुनौती दी जा सके, और अगर संभव है तो उनको रिप्लेस किया जा सके। ये संदर्भ मुझे राजस्थान में बहुत साफ साफ नजर आ रहा है। राजस्थान के अंदर इस वक्त यही बात सही है कि कांग्रेस के अंदर बड़े आंतरिक मतभेद हैं। एक तरफ सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत हैं, और अब तो देखिएगा खाचरियावास बनाम धारीवाल।
ये भी मुद्दे उछल करके आ रहे हैं। हर एमएलए अपने अपने तरीके से बात कर रहा है, क्योंकि अब इन एमएलए को ये लग रहा है, पता नहीं आप मेरे से इस बात पे कहाँ तक एग्री करेंगे, इन एमएलए को ये लग रहा है कि क्योंकि कांग्रेस ने अपनी जीत का एक रोड मैप तैयार कर लिया है, विकास की राजनीति और अधिकार के जो स्वरूप हैं, उन अधिकार के स्वरूपों को जनता तक पहुंचा करके पहली बार राजस्थान के अंदर जो चुनाव लड़ा जाएगा वो राइट अप्रोच जो है, जो अधिकार का उपागम है, जिसे कि अशोक गहलोत ने जनता के पास बड़ी होशियारी के साथ पहुंचा दिया है, वो चुनाव के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए देखिए, खाचरियावास और धारीवाल कोटा के विकास को लेकर के और जयपुर के विकास को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी टिकट कट जाए। बहुत सारे एमएलए कांग्रेस के ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनकी टिकट कट सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर कोई बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं किए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक शक्ति के रूप में है। कांग्रेस के अंदर की जो आंतरिक कलह है राजस्थान के अंदर, वह यही है कि वो अपने हर एमएलए, हर नेता अपनी स्पेस की तलाश कर रहा है कि उस स्पेस में वह अपने आप को इतना प्रभावशाली स्थापित कर दे कि वो उसको टिकट मिल जाए और वो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े। भाजपा वहां पर एक दूसरी कलह से गुजर रही है। भाजपा में चाहे कुछ भी कहें ये, लेकिन तथ्य ये है कि भाजपा का एक बड़ा तबका, यहाँ तक कि राष्ट्रीय नेतृत्व भी वसुंधरा राजे के साथ उस तरह से लामबंद नहीं होना चाहता। वो चाहे आप जातीय कारण मान लीजिए, चाहे दूसरे कारण मान लीजिए, जिसके कारण वो खड़ा नहीं होना चाहता है। तो वहां पर जो जोशी जी हैं, जोशी जी का अपना कोई ऐसा बेस नहीं है कि वह भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा आधार जीत का तैयार कर लें। पूनिया बनाम जोशी वहां पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और उस पूरे दौर में राजेंद्र सिंह राठौड़ जिस तरह से अपनी भूमिका की अपेक्षा कर रहे थे, वह अभी उनको नहीं मिल पा रही है, और इसलिए वहां पर जिस प्रकार का संकोच है, जिस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है, वो साफ साफ नजर आ रहा है। राजस्थान में एक चीज और भी है, एक इलाका है जहाँ राजस्थान ट्राइबल पार्टी के लोग अपने हुंकार भरते हैं और वो काफी महत्वपूर्ण है। शेखावाटी के इलाके में हनुमान बेनीवाल और वामपंथी ताकतें बहुत महत्वपूर्ण है। ये कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनका सामना कांग्रेस से होगा, लेकिन यह सामना उस तरह का होगा जिससे कि कांग्रेस का जो पूरा का पूरा स्वरूप है, उस स्वरूप के ऊपर कोई बहुत प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ये देख चुकी है कि चाहे वो भाजपा का दौर रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का दौर रहा हो, वामपंथ के 2 या 3 एमएलए भी एक बहुत प्रभावशाली अपोजिशन के रूप में उभर करके आए हैं और उनकी अपने क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण छवि है। अगर कांग्रेस उनके खिलाफ किसी को खड़ा करती है तो वो उनकी हार लगभग सुनिश्चित हो जाती है, और लगभग यही स्थिति हनुमान बेनीवाल के साथ में, क्योंकि वहाँ जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। यही स्थिति ट्राइबल पार्टी के साथ में है, और जिस तरह से सुभाष गर्ग के साथ में लोक दल के रूप में अशोक गहलोत ने ये कार्ड खेला था और उसमें उनको सफलता मिली थी, ठीक इसी तरह से इन छोटी छोटी पार्टियों का जहाँ वजूद है, वहाँ अशोक गहलोत एक बार फिर कार्ड खेलेंगे। एक बात जरूर है, अशोक गहलोत लोकप्रिय हैं और उनका अपना जनाधार है। ये बात सही है कि सचिन पायलट बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, काफी युवा हैं, लेकिन उनके साथ में जो एक जातीय समीकरण है, वह जातीय समीकरण उनका पीछा नहीं छोड़ पाते, और इस वजह से सचिन पायलट बहुत कुछ होते हुए भी अपने आप को उतना प्रभावशाली सिद्ध नहीं कर पाएंगे जितना प्रभावशाली अशोक गहलोत सिद्ध कर पा रहे हैं। उतना प्रभावशाली खाचरियावास नहीं कर पाएंगे जितना शांति धारीवाल कर पा रहे हैं। इन सब के कारण मुझे लगता है कि कांग्रेस का भविष्य आगामी राजस्थान चुनाव के अंदर बहुत साफ है। और एक बार राजस्थान में जो होता था कि कांग्रेस पहले एक बार, भाजपा एक बार, वो शायद ये जो एक फ्रेम है, यह फ्रेम टूटेगा और राजस्थान में कांग्रेस की वापसी होगी। मैं मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अभी गया था, और वहाँ जिस तरह से भ्रष्टाचार की चर्चा है बड़े पैमाने पर, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का यह मुद्दा वहाँ कांग्रेस एनकैश करेगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस वापस आएगी। बहुत जल्दी से आप लोगों की एक मिनट में टिप्पणी ले लूं। मणिपुर की सैटरडे, ये बताया जाता है कि मणिपुर की हालत बहुत खराब है। सैटरडे को हमारे अमित शाह साहब एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में लगातार ये कहते रहते हैं
कि मोदी जी बहुत चिंतित हैं, मोदी जी लगातार पूछ रहे हैं, मोदी जी उसमें चलता रहता है कि मोदी जी कितने चिंतित हैं मणिपुर को लेकर। और उस मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग में, 2 एक्स चीफ मिनिस्टर हैं और वहां एक काफी दल ये कहते हैं कि भाई आप जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं वो निष्पक्ष नहीं माने जा रहे, उनको हटाइए। संडे को बीरेन सिंह आते हैं जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, अमित शाह साहब से मिलते हैं और फिर वो ट्वीट करते हैं कि नहीं नहीं वहां तो सब ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ अमित शाह, और वहां 13 तारीख के बाद तो कोई हिंसा नहीं हुई है। और वो उनके हवाले से ही कहते हैं। मंडे को फिर आज सुबह अमित शाह साहब फिर प्रधानमंत्री को जाके गए हैं ब्रीफ करने ऑन मणिपुर। तो एक तो मुझे ऐसा लगता है कि मणिपुर सेंसिटिव है, प्रधानमंत्री जो चुप रह रहे हैं वो मणिपुर के जनता का एक लॉन्ग लास्टिंग, मुझे लगता है वो सोल्यूशन टेबल पे ही निकलेगा और प्रधानमंत्री जी को आज नहीं तो कल बोलना पड़ेगा। मैं एक एक मिनट का, क्योंकि इस पे ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे इलेक्शन पे इंपैक्ट भी इसको डालना चाहिए। वो अलग बात है कि वहां से 2 सीटें आती हैं, इसलिए हम लोग को लगता है उसकी क्या बात करें। मैं एक एक मिनट का प्रोसेस आप ही से शुरू कर ले रहा हूं। प्रोसेस राजीव गुप्ता, मणिपुर का सेटलमेंट कैसे होगा? ये चुनाव तो होते रहेंगे। मणिपुर तो इनके हाथ से निकल चुका है। वहाँ के जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ना अब स्टेटलेसनेस की स्थिति वहाँ पर आ गई। जिस तरह से आर्म फोर्सेज और पुलिस के साथ में, वहाँ पर रहने वाले आदिवासियों के साथ में, कुकीज और मित्रीज के साथ में जिस तरह से हो रहा है, ये शुरुआत ऐसी है। पता नहीं आनंद वर्धन जी, मुझे इस बात की कई बार कंसर्न लगता है समाज विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में और एक एक्टिविस्ट के रूप में कि पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका धीरे धीरे इसकी चपेट में आ सकता है और वो इस देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लोकतांत्रिक तरीके में तो बातचीत ही एक रास्ता हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि ना तो अमित शाह कोई बातचीत करना चाहते हैं, ना ही वहाँ के चीफ मिनिस्टर बातचीत करना चाहते हैं। मोदी जी ने तो अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला है और इसी के कारण एक परसेप्शन समूचे देश में गया है, वो चाहे बीजेपी माने या ना माने, कि कहीं पर भी अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है तो उस सीरियस प्रॉब्लम को बीजेपी डेफर करती रहती है कि ये अपने आप समाप्त हो जाएगी, हमको इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन मध्य प्रदेश मणिपुर उसके अंदर काफ़ी कुछ इनको इंडिकेशन दे रहा है और मुझे लगता है कि विधानसभा और आगामी संसदीय चुनावों के अंदर मणिपुर का जो इशू है वो मणिपुर का इशू काफ़ी कुछ इम्पैक्ट डालेगा। बातचीत अगर ये कर सकते हैं तो इनको करनी चाहिए, क्योंकि फेडरलिज्म के अंदर बिना बातचीत के किसी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा इसका समाधान नहीं हो सकती, चाहे आप कितनी ही वार्निंग दे लीजिए। जो पिछला अतीत है वह अतीत इनके सामने उभर करके आ रहा है। इन्होंने जिस तरह से अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी के गठजोड़ करके अपनी सरकार बनाई थी, वह अब धीरे धीरे उनको पता लग रहा है। हमारे आपने तो पता है ना, हमारे यहाँ एक भस्मासुर की कहानी है ना, वो अब धीरे धीरे शेप लेती जा रही है।